कुछ लोग कितने खास होते हैं। वेलकम बैक। स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, जैसे हम बात कर रहे थे कि क्या वजह है शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी जो बढ़ रही है, और जैसे सलमान आबिद साहब ने भी कहा कि गुर्बत बहुत ज़्यादा है, आम आदमी को उसके हुकूक नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से लोग शिद्दत पसंदी की तरफ बढ़ रहे हैं, इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। आप अग्री करते हैं इस बात से? जी, मैं इससे 100% एग्री करता हूँ। मैंने जैसा पहले भी कहा था कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक पूरी कौम ने जंग लड़नी थी। इसमें एक सूबे ने एक कदम आगे और दूसरे सूबे ने एक कदम पीछे नहीं होना था। किसी सूबे ने या किसी सियासी पार्टी ने अपने अपने सियासी मफादात के निगहदाश्त के लिए मैदान में नहीं आना था। और अगर आप देखिए तो क्या हम इसमें कामयाब रहे? मैं समझता हूँ इसमें नाकाम रहे हैं बुरी तरीके से, और फेल हुए इस चीज़ में। अगर हम एक कौमी सतह पर मनसूबा बनाकर हम चलते तो ये दहशतगर्दी तो शायद ख़त्म ना होती और शायद गुर्बत भी ख़त्म ना कर सकते, लेकिन हम वो इक़दाम ज़रूर करते जिससे कौम की उम्मीद बन जाती कि हम अब अल्हम्दुलिल्लाह सही रास्ते पे चल निकले हैं। अब हो क्या रहा है देखिए, आज अगर आप जाएं तो आपकी ज़राअत तकरीबन ख़त्म हो चुकी हुई है और मनफी पैदावार में है। मैं अगले दिन फैसलाबाद गया था, वहाँ पर मुझे इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करने का इत्तफाक हुआ। उन्होंने कहा टेक्सटाइल इंडस्ट्री तकरीबन हमारी ख़त्म होती जा रही है हमारी। अगर हम हुकूमत की बात सुने, वो कह रहे हैं कि हम तरक्की के मेराज पे पहुँचने वाले हैं। लोग ऑन ग्राउंड ये कह रहे हैं सारी चीज़ें। आप तो फिर बताइए ना कि हम अगर हमारे हुक्मरान के परसेप्शन कुछ और है, आम लोग किसी और तकलीफ से गुजर रहे हैं, जब ये खलीजी पार्ट नहीं सकते, और फिर जो सिस्टम इस वक्त वो गए, देखिए पिछले 2-3 दिनों से असम्बली में जो ड्रामा हो रहा है, जिससे पहले हम बात कर रहे थे, क्या हम एक शख्सियत और एक फैमिली को प्रोटेक्ट करने की पूरी सिस्टम को दाव पे लगाने को तैयार बैठे हुए हैं। कल आपने शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात नहीं सुनी। बिल्कुल सुनी। बाकी कसम अगर आप वो सुन ले बात, उससे बड़ी इंडाइकमेंट पूरे पाकिस्तान की तमाम निज़ाम की हो सकती नहीं है। और ये चीफ जस्टिस साहब से भी मेरा ये सवाल है बड़े अदब के साथ कि आप भी हमारे इस कौम में आला तरीन मनसबा फाइज रहे हैं। आपके हाथ में अल्लाह ताला ने ताकत भी दी थी, आपको समझ भी दी थी, और आपके साथ वो 17 लोगों की वो टीम बैठी हुई थी जो इस मुल्क के शायद दिमाग हैं सारे इसके, और जिनके जहन में इस मुल्क के मुस्तकबिल का कोई ना कोई बेहतरीन खाका भी था। बात भी हुई हमने कई बार सुना भी। लेकिन क्या बात है कि आज हम मेरे चीफ जस्टिस ये कहने पर मजबूर हो गए हैं इस निज़ाम की इस्लाह मुमकिन नहीं है। हम इस हद तक बिगड़ चुके हुए हैं। तो क्या गरीब है, क्या आम आदमी है? तो जब आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो भी जा रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं, तो वजह तो है कोई ना कोई। अब बात ये जनरल साहब, अगर वो ये बात कर रहे हैं, इसका सद्दे बार बार मैं जिस चीज़ की तरफ निशानदेही कर रही हूँ कि आखिरकार इसका सॉल्यूशन क्या है, वो ये बात कहते हैं कि इदारों में बददियानती है, निज़ाम के इस्लाह करना बहुत मुश्किल काम है, हो नहीं सकती। इस पर भी हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मारूफ एंकर पर्सन मुजाहिद बरेलवी साहब ने, उनसे भी बात करते हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब, हम इससे पहले जो डिस्कशन रहा, गुफ्तगू का सिलसिला रहा, उसमें हमने बात की कि सानिया हो गया, 2 साल भी बीत गए, हम वो गम अभी तक भुला नहीं पाए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या अब हमारे बच्चे महफूज हो चुके हैं? नेशनल एक्शन प्लान की भी हमने बात की और एपेक्स कमेटी के इजलासों की भी बात की, एपेक्स कमेटी भी बना दी गई, लेकिन आखिरकार उसका सॉल्यूशन क्या निकला, उसका लुबे-लुबाब क्या निकला? क्या हमने उससे कुछ सीखा, कुछ बेहतरी आती है आपको दिखाई दे रही है मुजाहिद साहब? रमशा, तो हमारे जनरल साहब बड़े सीनियर एनालिस्ट बैठे हैं, इनका पस मंज़र है फिर काजी साहब का और सलमान का। और अगर आपने अभी जो हाल ही में जो कोयटा में जो रिपोर्ट शायद आई है, और जिसमें एक बहुत ही ज़िम्मेदार जज ने, चीफ जस्टिस ने जिस तफसील से ये बताया है कि किस तरह अभी तक वो ग्रुप काम कर रहे हैं और किस तरह कायम हो रहे हैं, और बाकायदा वो वजारत दाखिला के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट ही उसको समझा जाएगा। और मैं आपको यही बताता चलूँ कि अभी मैं स्पेसिफिक नहीं कह सकता, बहुत मोहतात अल्फाज में ये कहूँगा कि मेरी मुलाकात उन अस्करी ज़राए से हुई जो आपको अभी इल्म है कि जो तब्दीलियाँ आई हैं उनमें एक बहुत सीनियर मुझे जो कोर के ने ये ब्रीफिंग दी, जो मैंने क्योंकि वो यहाँ से रुखसत हो रहे थे कि कराची ऑपरेशन के हवाले से। और अगर मेरा तो ये जी चाह रहा था कि अगर एहतियात लाजिम ना होती तो मैं बाकायदा नाम लेकर, क्योंकि उन्होंने नाम बनाम ये कहा था। देखिए, एक तो वाक़या वही जो आप कह रहे हैं ना कि हमने क्या सीखा। बलूचिस्तान में 2 वाक़े हुए, वकला को किस तरह किया गया, फिर जो कैडेट के साथ किया गया, उसका मतलब यानी हमने इस पर तवज्जो ही नहीं दी। और मैं आपको एक और बताता चलूँ जिसमें जनरल साहब ख़ास तौर पर कि एक सीनियर, बहुत ही सीनियर हमारे आर्मी अफसर का ये कहना है
कि हाई प्रोफाइल कत्ल होता है कराची में, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि उस तक लोग पहुंच जाएंगे। सही। उसमें वो गिरफ्तार होते हैं 2 हज़रात। उन गिरफ्तार होने वालों में एक को खक्खल ले आया जाता है और उसकी 25 हज़ार पर, सिर्फ 25 हज़ार पर 9 मुकदमात में बेल हो जाती है। वो रिहा होता है, किसी पुलिस अफसर के घर पे पनाह लेता है और रिहा होने के बाद वो 6 मर्डर फिर करता है। तो ये कहते हैं कि जनाब हम क्या करें कि ISI या MI ये कानून नाफिज करने वाले इदारे तो पकड़ते हैं, लेकिन ये हाल है आपकी पुलिस का, ये है आपकी अदालत का। और इसी सबब जो है हम एक आर्मी 16 दिसंबर के साहने को वाक़ कर रहे हैं। आप खुद बताइए कितने बड़े बड़े साहने ये जो कैडेट की सूरत में, वकला की सूरत में हमारे सामने हुए, और फिर कराची में जो 2 हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज़ मर्डर हुई। तो इससे ये लगता है कि अभी हमारी जो सिविलियन गवर्नमेंट ने शायद कुछ बहुत ज़्यादा सबक नहीं सीखा है और वही अपनी वो सियासी मूशगाफियों में और महादराइयों में मसरूफ़ हैं। काई साहब, आप क्या समझते हैं कि जो स्कूल्स की हमारी सूरत हाल है, सिक्योरिटी पर हम बात करते रहते हैं, बच्चों के वाक़यात पेश आते हैं, और जो इस सानहे के बाद जो वालिदैन थे वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए थे, लेकिन अभी भी जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। दहशतगर्दी अभी भी हो रही है, गो के अब उस पर बहुत ज़्यादा हमने कंट्रोल कर लिया है, वो तो हमारी पाक फ़ौज को सलाम। लेकिन क्या ये करना काफ़ी है कि हम एक ऑपरेशन तो कर ही रहे हैं, लेकिन बाकी जो सिविलियन हुकूमतें हैं उनकी कितनी जिम्मेदारी बनती है कि स्कूल पर उस तरह से सिक्योरिटी होनी चाहिए, बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दें ताकि वो आगे जाके मुस्तक़बिल में बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। देखें, बात ये है कि अभी जनरल साहब जिस तरह बात कर रहे थे कि ये एक तरीका है, ज़ाहिर है आप जो फ़ौज इस्तेमाल करते हैं, दीगर लॉ एनफोर्समेंट आप इस्तेमाल करते हैं, वो एक तरीका है। लेकिन एक समाज जो है, उस समाज में तहफ़्फ़ुज़ अमूमी तौर पर पैदा करना और उसमें एक तहफ़्फ़ुज़ की फ़िज़ा पैदा करना, ये कैसे होगा? मुझे बताएं ये कैसे होगा? और जिस तरीके से अभी बात की बरेलवी साहब ने, कितनी अफसोसनाक बात है कि कोई भी, मुझे नहीं पता, लेकिन ये वाक़या मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि अगर बरेलवी साहब उसे रिपोर्ट कर रहे हैं तो यकीनन बेपनाह तस्दीक के बाद ही वो बात करते हैं। तो मामला ये है कि एक आदमी पकड़ा जाता है, फिर उसको छोड़ दिया जाता है, फिर वो 6 कत्ल और करता है। मैं इससे पहले जो यहाँ डिस्कोर्स या गुफ्तगू हो रही थी वो ये कि यहाँ पे बेसिकली काजी साहब वो बाकायदा लश्कर का अहम कमांडर कहलाता है, वो लश्कर का है। मैं और स्पेसिफिक कर दूं, बाकायदा वो लश्कर का है और वो कहता है कि ये लश्कर ग्रुप अभी भी आज़ादाना काम कर रहे हैं। अब देखें, अब ये बात अच्छा, इसके अलावा दूसरी बात ये कि ये इसको जो बाकी हमारी क्या प्रियोरिटीज़ हैं, क्या हमारी यही प्रियोरिटीज़ हैं? देखें, काम वही होते हैं जो आपने करने हों। घर से अगर आप सब्जी लेने जा रहे हैं तो सब्जी लेके आएंगे। रियासत का और मईशत का एक मकसद होता है, वो मकसद दो तरह के मकसद हो सकते हैं। सेल्फ जो है वो जो आप बेनिफिट करें उससे, या वो अवाम दोस्त वो स्ट्रक्चर्स हैं, नहीं है। यही सबसे बड़ी और तकलीफ की बात है। बात यह है कि आज क्या हुआ है, आज हुआ यह है कि सियासत जैसा नोबल पेशा जो था, इंतहाई जो मोतबर पेशा था, जो पैगंबरों का पेशा कहा जाता है, वो एक फ्रंट उसकी हैसियत हो गई है कि टू प्रोटेक्ट योर एसेट्स। आपके कारोबार असल में कुछ और हैं, आपने बेस बदल के आप सियासतदान बन गए हैं। ये दुनिया में हुआ है पिछले 20-25 साल से। आज जिस हम अजाब में मुब्तला हैं, अब इस कब्जे की लड़ाई में जो आपका अरीना है, जो अखाड़ा है, वो अवाम और सोसाइटी है, लिहाजा वो तल्फ होते हैं। तो ये सिलसिला है। और दूसरी बात ये कि क्या आप मुझे बताएं, जहां पे हमें जो सिक्योरिटी है उसका ताल्लुक आपकी पैसे से है, पैसे से सिक्योर। बंदूक जो है वो क्या कोई जादू करने से बंदूकें आ जाती हैं? वी नीड मनी। मनी का क्या है? मुझे आप एक बात बताएं, क्या 1992 का जो आपने कानून बनाया है प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट, इससे बड़ी क्या दहशतगर्दी होगी? जो हमारे लॉ मेकर्स भाई बैठे हुए हैं, और ठीक कहा, मैं मानता हूं जो खुर्शीद शाह साहब ने कहा है कि बड़ा मुअज़्ज़ज़ ऐवान है, मुक़द्दस है, मुतबरक है, लेकिन अगर उसमें एंटी पीपल लॉज आप बनाएंगे, अगर ऐसे कानून बनाएंगे कि जो डकैत हैं, ये जो पैसे उठा के बाहर ले जाते हैं और अंदर ले आते हैं, वहां जाके अदालत के बाहर हम खड़े हों। अब मामला ये है कि ये इश्यूज हैं, इनको कौन टेकअप करेगा? या बड़ी आप भारी भरकम तकरीरें करें, बहुत उछल की करें, असेंबलियों में होता है, जापान में होता है, कोरिया में होता है, इससे ज़्यादा सब कुछ होता है, लेकिन क्या ये स्ट्रक्चर्स में कोई एक ऐसा कानून बन सकता है जो मेरे मफाद में हो, जिसके पैसे से ये अवाम चलता है, या जिन लोगों के पैसे से ये अवाम चलता है?
तो जब तक आप ये पूरा पैराडाइम शिफ्ट नहीं करते, ये गुफ्तगू करते रहे आप। सही, अवाम मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही एक सद्देबाब, जैसे कि कायद साहब भी कह रहे हैं कि अगर अवाम को हुकूक मिलते हैं, जो कि टैक्स पेयर्स हैं, उनको हुकूक दे दिए जाएँ तो शायद बहुत सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। बहरहाल इस वक्त पेशावर का रुख करते हैं, जहाँ से हमें ज्वाइन करें ब्यूरो चीफ पेशावर फ़खर काकाखेल, उनसे बात करते हैं। फ़खर, बताइएगा सुबह से वहाँ पर क्या एक्टिविटी है पेशावर में और क्या सूरत हाल है इस वक्त, वालिदैन क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है वहाँ पे? जी, जैसा कि ये ट्रांसमिशन खुसूसी जारी है, 2 बरस बीत गए हैं, लेकिन यकीन मानिए है कि आज भी जो वालिदैन हैं वो गमज़दा हैं और अपने बच्चों को याद कर रहे हैं। आज सुबह आर्मी चीफ साहब का दौरा हुआ APS खुसूसी, उसके लिए इंतजामात किए गए थे और इसमें लगभग तमाम जो APS शुहदा के पेरेंट्स थे उन्होंने भी शिरकत की और इसके अलावा सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के तमाम जो आला अफसरान थे वो भी मौजूद थे और इस वक्त भी नश्तर हाल में उन बच्चों को याद करके एक तकरीब मुनक्किद की जा रही है। और इसके अलावा न सिर्फ पेशावर बल्कि मर्दान, नौशहरा, चारसद्दा, सवाबी, मलाकंड और जुनूबी अजला में भी जहाँ जहाँ पर स्कूल मौजूद हैं या जहाँ जहाँ पर सिविल सोसाइटी के लोग हैं उन बच्चों को याद कर रहे हैं और मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद की। आर्मी पब्लिक स्कूल में क्या सूरत हाल थी? आर्मी पब्लिक स्कूल में आज सुबह आर्मी चीफ ने खिताब भी किया और तमाम जो शुहदा के बच्चे थे, उनसे जो शुहदा के पेरेंट्स थे उनके साथ गुफ्तगू भी की और इस मौके पर हमने ये देखा कि गुज़िश्ता बरस जिस हद तक जो पेरेंट्स थे शुहदा के काफ़ी गिले शिकवे थे, लेकिन इस बरस हम देख रहे हैं कि वो मुतमईन नज़र आ रहे हैं कि उनकी जो कंपनसेशन की गई है, उनके बच्चों को जिस तरीके से याद किया जा रहा है। क्योंकि देखिए रिमशा, अजीब बात यह है कि APS वाक़े के 1 साल बाद यानी 20 जनवरी 2016 को इस APS वाक़े के बाद बादशाह खान यूनिवर्सिटी चारसद्दा पर भी अटैक हुआ, लेकिन वहाँ पर चूँकि पहले से लोग तैयार थे इस किस्म के अटैक के, तो खुशकिस्मती से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि उस वक्त उस यूनिवर्सिटी के अंदर 3000 के लगभग तलबा व तालिबात मौजूद थे, लेकिन मुकामी सतह पर और हमारी जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी थी बर वक्त, खुसूसन APS वाक़े के बाद हमने देखा कि क्विक रिस्पॉन्स टीम और जो फौज के खुसूसी कमांडोज हैं, जब भी इस तरह का वाक़या होता है तो कम से कम इस हद तक अवाम अब मुतमईन नजर आ रहे हैं। 15 बरस से मैं इस कॉन्फ्लिक्ट को कवर कर रहा हूँ, चाहे बॉर्डर के उस पार हो, चाहे फिर फाटा हो या फिर KP में, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि APS का वाक़या एक माइलस्टोन साबित हुआ। उसके बाद गो के तो फ़खर काकाखेल, इस सानहे के बाद, APS अटैक के बाद, क्या वहाँ पेशावर के जो स्कूल्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी सिक्योरिटी में बेहतरी आई है और वहाँ पर क्या अब सूरत हाल होती है? मुख्तलिफ है इससे पहले जो 2 साल पहले सूरत हाल थी? देखिए रिमशा, इसमें अहम चीज़ ये है कि APS वाक़े से पहले हमारी जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं या जो हमारी हुकूमत है और आवाम, इसके बीच में काफ़ी ट्रस्ट डिफिसिट था। लेकिन उसके बाद जब पूरी क़यादत मुत्तफ़िक़ा हो गई, एक पेज पर आ गई कि हमने इन अनासिर का जो इंटरनल हमारे इशूज़ हैं उन पर काबू पाना है और हर सूरत में इनका खात्मा करना है। इसके बाद हमने फिर देखा कि जो अवामी सतह पर इस वॉर ऑन टेरर के लिए जिस हद तक लोग आगे बढ़े, और यकीनी तौर पर इसके बाद ये सिर्फ APS का वाक़या नहीं था, इसके बाद 1 बरस बाद 20 जनवरी को इसी साल यानी 2016 में बादशाह खान यूनिवर्सिटी पर अटैक को, और फिर हमने गो के जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये अटैक प्लान किया गया था अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान, और जो सहूलतकार भी फिर गिरफ्तार हुए बादशाह खान यूनिवर्सिटी के हवाले से, तो उनका ताल्लुक भी मर्दान से था। लेकिन मर्दान की जब ये थ्रेट से अलर्ट, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस जो हमारी एजेंसीज है APS वाक़े के बाद खुसूसी तौर पर उनको क्रेडिट देना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि इंटेलिजेंस का जो तबादला था, सिविल और मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो निज़ाम था वो काफी हद तक बेहतर हुआ। और अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी को पहले से इंटेलिजेंस इदारों ने खबरदार किया था, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी बीफ अप कर दी थी। अलबत्ता बादशाह खान यूनिवर्सिटी दूर दराज के इलाके में वाक़ है, यही वजह थी कि सॉफ्ट टारगेट जानकर। बहुत शुक्रिया फ़खर काकाखेल, हमें अपडेट कर रहे थे। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां अभी भी जारी हैं। रेंजर्स और पुलिस काफी ज्यादा सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले हम बात कर रहे थे सानहा APS अटैक के हवाले से, हमने देखा कि उसके बाद ऑपरेशन ज़रबे अज़्ज़ का आगाज कर दिया गया और दहशतगर्दों की कमर तोड़ने की भरपूर तरीके से कोशिश की गई। लेकिन जनरल साहब ने बड़ी मुख्तलिफ बात की और उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों का कला कुमा तो कर दिया गया, लेकिन हमारा जो अहम एजेंडा है, जो अहम मसला है, वो दहशतगर्दी है, जिसका खात्मा करना बहुत ही ज़रूरी है पाकिस्तान की तरक्की के लिए। जनरल साहब, कैसे होगा खात्मा दहशतगर्दी का? देखिए, इसमें जो अंदरूनी अवामल है उसके बारे में तो हमने बहुत सी बातें कर ली, क्या मसाइल हैं, और सबसे बड़ा मसला तो हम खुद हैं कि हमने सबका इदराक होने के बावजूद
जो भी हमारे लोग इस पोजीशन में थे उन्होंने सही सिमत में रुख तो किया, लेकिन कदम बढ़ाने से इनकार कर दिया और हमारे सियासी मफादात की जंग जो थी वो एक अजीब किस्म के मसाइल से हमें दुचार कर गई। देखिए, एक तो ये जंग हमारी बेरब्त है। बेरब्त इसलिए है कि हम कराची में तो ऑपरेशन करना चाहते हैं, वो भी हम कहते हैं कि टैप की तरह ऑन हो 90 दिनों में बंद हो जाए, लेकिन हम सिंध में नहीं जाना चाहते कि दहशतगर्दों के लिए तो खैर हमने कोई जगह मुकर्रर नहीं है, उनके लिए कोई हद नहीं है, हमने तो उनके खिलाफ लड़ने वालों की हदूद मुकर्रर कर दी हैं। पंजाब में आप नहीं आ सकते, क्योंकि दहशतगर्द अगर पंजाब में आ जाए तो उनको रोकने वाला वैसे तो कोई नहीं है, इनके खिलाफ जंग हम नहीं करेंगे। तो जो एक रब्त होना चाहिए था वो भी लैकिंग था। दूसरा, जो इन दहशतगर्दों का और दहशतगर्दी का जो नेक्सस है बैरून मुल्क, चाहे वो अफगानिस्तान है चाहे वो भारत है, उनके साथ जो भी था उसको हमने एक्सपोज करने में बड़ी नाकामी का सामना किया है। इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी जो पॉलिसीज़ थी इस लिहाज से वो नाकाम हैं कि हमने भारत का हो चाहे अफगानिस्तान का उसका चेहरा दिखाने से हमने इनकार कर दिया या हम डर गए। आप देखिए, जो लेटेस्ट हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस थी जिसमें अफगानिस्तान के बारे में बात होनी थी, वहाँ पे पाकिस्तान की लत्ते लिए गए और एक ख़ास प्लान के तहत पाकिस्तान को वहाँ पे बदनाम भी किया गया, जूते भी मारे गए हमें, लेकिन हम वहाँ पे भी अपनी बात का उनका जवाब नहीं दे सके। पाकिस्तान में आके जो मर्जी आप बात कर लें। फिर हमारी अक़वाम मुत्तहिदा में हमने क्या किया, इतने बड़े सबूत होने के बावजूद कुलभूषण के सेनेट में हमारे जो फॉरेन अफेयर्स के जो हमारे एडवाइज़र हैं सेनेट में, उन्होंने एक बयान दिया जिसका लब्बे-लबाब ये था कि कलभूषण के बारे में हमारे पास कोई सबूत नहीं है, और उसके बाद उसकी बड़ी तवज्जिहात पेश की गई, तोड़ मोड़ के बाद भी की गई, लेकिन हकीकत ये है और ये मैं जानता हूँ कि जो कुछ उनको दिया गया था वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाकर कलभूषण और उसके साथियों को सजा देने के लिए काफ़ी से ज़्यादा था। वो इनके पास भी था, वो पाकिस्तान के भी पास भी था, लेकिन हमने उसको अश्कार करना शायद गवारा नहीं किया। ये हमारे मफादात इसमें अड़े आए, ये पता नहीं पॉलिसी का हिस्सा क्या है। तो हम तो यहाँ पर अपने जो अंदर है वहाँ पर ही मसाइल हम रोकने में नाकाम हुए हैं उनको, और जो उनका नेक्सस बाहर है और जो बाहर से डायरेक्टली मोदी साहब भी बयान दे रहे हैं, उनके इंटीरियर मिनिस्टर भी बयान दे रहा है कि पाकिस्तान के हम 10 टुकड़े कर देंगे, उनका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है वो रिकॉर्ड टाइप बात ही कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, लेकिन हम बावजूद मुझे नहीं समझ आया आज तक क्या वजह है कि हम ना तो अपनी पॉलिसी सही तरतीब दे सके हैं अंदरूनी तौर पर, ना ही हम उसको जो नेक्सस बाहर है वो लिंक कायम करके उसको तबाह करने के लिए जो हमें इकदाम करने थे हमने उधर कोई कदम नहीं उठाया। ठीक है, हमें इकदाम जो करने चाहिए तो हमने नहीं किए। ब्रेक यहाँ पर लेने के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे कि पाकिस्तान को भारत ने दुनिया भर में आइसोलेट करने की कोशिश की, पाकिस्तान को दहशतगर्द स्टेट करार दिया, हमने उसका जवाब किस तरह से दिया, किस तरह से हमारा रिएक्शन आना चाहिए था, इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस। कुछ लोग कितने खास होते है एपीएस पर खुसूसी ट्रांसमिशन आप मुलाहिजा कर रहे हैं। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। जाने से पहले जिस तरह से हम गुफ्तगू कर रहे थे कि हम जो भारत और अफगानिस्तान के जो नेटवर्क्स यहाँ पर मिलते हैं, जिन दहशतगर्दों का ताल्लुक वहाँ से होता है, पकड़े जाते हैं, लेकिन उनको उस तरीके से एक्सपोज नहीं कर पाते, या उस तरीके से जिस तरह से हमें उनके खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए आलमी सतह पर, वो हम नहीं कर पाते। क्या वजह है इसकी? मुजाहिद साहब, आपको क्या लगता है कि हम UN में वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ गए, वहाँ पर भी कुलभूषण का जिक्र करना भूल गए, जबकि पाकिस्तान को बड़ा बदनाम किया अपनी तकारीर में? मुजाहिद साहब, देखिए, एक तो आप इसको क्या, आप किस किस चीज़ को रोएं। अब आपने कल नहीं देखा, रमशा कल आपने नहीं देखा, यानी 2 घंटे तक 2 हज़रात पार्लियामेंट के, यानी जो करोड़ों लोग थे, करोड़ों रुपए खर्च हुए और एक दूसरे के बारे में जो कुछ गुफ्तगू कर रहे थे और सारी दुनिया देख रही थी, उसमें किसी को ये यकीन आएगा कि इस कौम को ये दर्द था कि ये 16 दिसंबर को जो सानिया वाक़या हमारा सुकूत हुआ, ये जो आर्मी वाक़या हुआ, किसी ने कोई एक लाइन ली, यानी ये अपने हिसाब किताब चुकाने पे लगे हैं। जब बड़ी पार्टियों के शाह महमूद कुरैशी और साद रफ़ीक और स्पीकर, उनका सारी एनर्जी, सारा वक्त, सारा ज़िया, सारी तवज्जो इस बात पर है कि उसने उसको चोर कहा, उसने उसको आंखें दिखाई। जब ये होगा हमारे हुक्मरानों का हाल, ये पार्लियामेंट का, कल तो ये होना चाहिए था कि खुसूसी इजलास होता पार्लियामेंट का, बेशक, जिसमें आर्मी स्कूल के तमाम इशू पूरा रिव्यू किया जाता, जिसमें नेशनल इलेक्शन प्लान को डिस्कस किया जाता, जिसमें 16 दिसंबर का जो अलमिया हो उसकी तारीख को खंगाला जाता, और वो जो वाक़यात और सानियात रुक नहीं रहे। देखिए, हम जो कहते हैं ना, दरब गज़ब ने जो है वो उनकी कमर तोड़ दी है,
लेकिन मैं आपको अभी जो मैंने इब्तिदा में भी बड़ी जिम्मेदारी से कहा था कि जो यहाँ के आर्मी ज़राए बड़े सीनियर से उन्होंने मैंने कही कि हमने ज़रब तो तोड़ दिए, लेकिन उनके 3-3, 4-4, 5-5 के लश्कर के सिपाह के ग्रुप हैं, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने वाली उन्होंने बग़ैर किसी मुझे उसके बताया कि यहाँ की मुकामी पुलिस है, यहाँ की मुकामी और इदारे और एजेंसी हैं और ये इन्हें रिसोर्स फराहम करते हैं। कैसे असला आता है? अब हम जब साबरी का साबरा वाक़या हमारी आंखों देखा सामना है ना, बिल्कुल वो लोग पकड़े भी गए ना, अब क्यों नहीं सजा हुई? जैसे मैंने कहा ना, उनमें से एक की जमानत हो गई, दूसरे भाग गए। सही। तो ये जो जब तक हम अपना आप चाहे रेंजर्स को कराची में या दीगर लगाओं में 3 साल तक मजीद बिठा दें, मैंने फिर भी कल भी उनसे यही कहा, जब तक पुलिस और अदालती निज़ाम नहीं दुरुस्त होगा, ये लश्कर सिपाह के लोग अपनी ताकत से, अपने खौफ से, अपने रिसोर्स से, मुझे तक ये तक बताया गया है कि जनाब ये जिन लोगों को जो लोग इन्हें गिरफ्तार करते हैं, ये उनको कन्विंस कर लेते हैं इन रिसोर्स को भी कि वो उनकी राह पर चलें। तो जब इतनी भयानक यहाँ सूरत हाल है, भयानक सूरत हाल, और यहाँ पर मैं बात करूंगी सलमान साहब, बात ये है कि रूट कॉज तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं कि असला कहाँ से आ रहा है, सहूलतकार कौन है, जो दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है। इन रूट कॉज तक पहुंचना जो है वो मेरे ख्याल से सबसे अहम बात है इस वक्त। देखिए ना, रूट काज पे पहुंचने के लिए पहले आपको अपना नेशनल नैरेटिव जो है ना उसको ठीक करना पड़ेगा। और नेशनल नैरेटिव ये है कि आप ये तय करेंगे कि पाकिस्तान में किसी को भी ताकत के साथ, असले के साथ, बंदूक के साथ आप हुक्मरानी नहीं करने देंगे। और जो लोग भी कानून की धज्जियां बिखेरेंगे, जो कानून की नफ़ी करेंगे, हम उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। लेकिन अगर इसके मुकाबले में हम अपने अच्छे और बुरे के दरमियान एक ग्रुप बनाकर फिर उनको डील करने की कोशिश करेंगे, जैसे अभी मुजाहिद बरेलवी साहब से कह रहे हैं, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकेगा ना। देखिए ना, कानून की हुक्मरानी का मसला क्या है? कानून की हुक्मरानी का मसला यह है कि आपने कानून को भी एक तबकाती मसला बना दिया है। आपने देखा है कि जो ताकतवर है उसके साथ कानून जो है वो गठजोड़ कर लेता है, जो कमजोर है उसके ऊपर ये बात चलती है। इसी तरह से सियासी वाबस्तगियां हैं। इस बुनियाद पे अब देखिए ना, जब आप कहते हैं नेशनल इलेक्शन प्लान में आपने पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स लेके आनी थी, आपने जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म्स ले आनी थी, मैं कहता हूं मुजाहिद साहब आप जितनी मर्जी रिफॉर्म्स ले आए, लेकिन अगर आप अपना वो पॉलिटिकल एटीट्यूड जो है वो ठीक नहीं करेंगे और आप उसकी बुनियाद के ऊपर चीजों का फैसला नहीं करेंगे तो निजाम नहीं से हो सकता। आज भी इस्लाहात में बहुत सी अच्छी चीजें हैं लेकिन हम नहीं कर रहे। खुद शहबाज शरीफ साहब जो है वो इतराफ करते हैं कि जी मैंने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है पुलिस पे की है, लेकिन नताइज नहीं निकल रहे। भाई नताइज इसलिए नहीं निकल रहे कि आप पुलिस को सियासी बुनियादों पर भर्ती करते हैं, सियासी बुनियादों पर चलाते हैं, अपने मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, तो फिर पुलिस भी उसी तरह के नताइज देगी ना। इसी तरीके से जब आप कहती है कि हमें बाहर जो एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ मुकाबला करना है, तो मैं एक बात कहता हूं, मुजाहिद साहब और अपना काजी साहब मुझसे इत्तेफाक करेंगे, एक मसला हमारा यह है कि जो सिविल मिलिट्री डेफिसिट है ये हमारा एक बड़ा मसला बना हुआ है। फौज एक और तरीके से चीजों को देख रही है और सियासी क़यादतें एक और तरीके से देख रही है। अभी कल तक हमें कहा जा रहा था कि कुलभूषण के बारे में हमारे पास बड़े शवाहिद इकट्ठे हो गए हैं, हमने जाके वहां पे जो है ना शवाहिद जमा करा दिए। आज हम कह रहे हैं कि हमारे पास शवाहिद नाकाफी हैं। तो ये जो नैरेटिव हमारा बदल जाता है सियासी और मिलिट्री के दरमियान, इसका फायदा फिर वो बाहर के लोग उठाते हैं। तो आप देखिए कि सरताज अजीज के इस बयान का जो कुलभूषण के बारे में आया, इसका भारतीय मीडिया ने कितना प्रोपेगेंडा किया और कहा कि देखिए पाकिस्तान की सिविल लीडरशिप कह रही है कि हमारे पास शवाहिद नहीं है, इसका मतलब है पाकिस्तान एक प्रोपेगेंडा की वॉर कर रहा था। जनरल साहब, आप इस बात से अग्री कर रहे हैं कि जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात हैं उसमें अभी भी हमआंगी नहीं है या एक पेज पर है इस वक्त सिविल और मिलिट्री क़यादत? बिल्कुल, हम सोच ही नहीं है एक तरफ की। देखिए भी बात कर रहे थे, आपने भी बात की, हमें सब मामलात का इल्म है, हमें ये पता है कि हमारे मसाइल क्या हैं। मसला ये है कि हम उनको हल करना चाहते नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि मेरे जो ज़ाती या ग्रोही मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ होता रहे, उनको कोई ज़ख्म ना पहुँचे, बाकियों को हम जो मर्ज़ी करते रहें। आज आप मेरी जिस तरह भी बात हो रही थी असम्बली में, जो बात हो रही असम्बली में क्या हो रहा है हमारा, ये किसी एक ख़ास ग्रोह या ख़ास एक किसी को प्रोटेक्शन के लिए हम बात कर रहे हैं। सारा कुछ ये जो हमारी असम्बली में इतनी इज्तिमाई दानिश है, मैं समझता हूँ कि वो ना सिर्फ ये कौमी मसाइल को समझती है, उसका हल भी तजवीज़ कर सकती है। लेकिन आप इस असम्बली को आज़ाद तो कीजिए। 4 या 5 शख्सियात की गुलाम है ये सारी असम्बली हमारी बैठ के, बहुत बड़े बड़े मौजूद अरकान है, मेरी बात बुरी लगेगी उनको, लेकिन क्या मियाँ नवाज शरीफ की इजाज़त के बगैर नून लीग का या नून लीग से एसोसिएट कोई बंदा ऐसी बात कर सकता है? चाहे उनके साथी देख ली, चाहे फजल रहमान साहब हों, जैसे जैक साहब हों, या आप देखिए इनको जो क्या कहते हैं साजिद मीर साहब हैं, स्पीकर का जो रोल है आप समझते हैं कि वो गैर जानिबदार है, मीर साहब ने जो उस दिन होने वाले आर्मी चीफ के बारे में जो एक वीडियो बना के कर दी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम वो करना चाहते नहीं हैं। हमारे जो मकासद हैं वो कौमी मकासद से हमंगी नहीं है। जिस दिन हमारी सियासी क़यादत
और कौमी क़यादत मिलकर हम अपने जो कौमी मफादात के साथ हम आहंगी से फ़ैसले करने शुरू कर देगी, यकीन कीजिए कि ये दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इनसे अब जाने, इनसे ना सिर्फ लड़ने की, इनको शिकस्त देने की, बल्कि पाकिस्तान को बहुत आगे ले जाने की सलाहियत रखते हैं हम लोग, लेकिन उसके इस्तेमाल करने में बदकिस्मती से। अच्छा काई साहब, आप क्या समझते हैं? हम आहंगी की बात कर रहे हैं, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की बात कर रहे हैं, मुझे वो न्यूज़ फीड स्कैंडल याद आ गया जिसे न्यूज़ लीक्स भी कहते हैं, बहुत सारे नाम तो हमने दे दिए, लेकिन उसके ऊपर कमेटी भी बनाई, लेकिन आज तक उसका हुआ क्या आखिर, जिसकी वजह से इतनी बदनामी हुई है कितने मोतबर इदारे की, उसके बाद उसका आउटकम क्या है, रिजल्ट क्या है? ताल्लुकात तो फिर इस वजह से भी खराब होते हैं ना काई साहब, आप क्या समझते हैं? नहीं, कोई ऐसे ताल्लुकात ख़राब नहीं है, बड़ी हम मांगी है, क्या हो गया है सारी खम। और दूसरी बात ये कि जो अभी सलमान साहब ने बात की है, बिल्कुल ठीक है, मैं ज़रा ऐड भी कर दूँ, जो एक जो होती है ना सियासी बुनियादों पे भर्ती, बुनियादी तौर पर ये माशी बुनियादों पे भर्ती होती है, और ये माशी बुनियादों पे ही हर चीज़ चल रही है। और इसमें एक और चीज़ ऐड कर लें, इसमें होता है ना कोई ज़ाती मुआशी बुनियादें हैं। बेसिकली आपके जब जो आपके अपने पर्सनल इंटरेस्ट है, व्हेन दे कम इनटू क्लैश विद द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, रियासत से देखे ना, अब दो बातें हो सकती हैं कि ये स्टील मिल है, या ये कौम का फायदा कर ले या उस बंदे का फायदा कर ले जिसने ये ले जानी है झपट के। या देखे ना, इससे पहले क्या हुआ, मैं एक आपको मिसाल देता हूँ कि यहाँ पे टेक्सला इलेक्ट्रिकल कम्प्लेक्स की प्राइवेटाइजेशन में पता चला, खुद शर्मसारी हुई हमें, उसके पैसे इनको करने पड़े, पता ही नहीं था वो कौन है। तो बात ये है कि ये है क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। मसला यहाँ पे है बुनियादी तौर पर, ये हम नैरेटिव कैसे तब्दील करें? नैरेटिव तब्दील करने के लिए इन नाजायज़ असासे भाग के अवाम जब्त करने पड़ेंगे। है किसी पॉलिटिकल लीडर में इतनी औकात कि ये बात करके भी दिखा सके? क्या न आप मुसलमान हैं, कोई और आपका नज़रिया है, क्या किसी को नाजायज़ असासे रखने की जो है वो इजाज़त होनी चाहिए? और अगर नाजायज़ असासे वो रखता है तो अगर सुप्रीम कोर्ट बुलाती है किसी एहतसाबी इदारे के चीफ को, वो कहते हैं मैं चाइना जा रहा हूँ, मतलब ये क्या हो रहा है? व्हाट्स हैपनिंग अराउंड? ये है मसला, ये है कि जिस वक्त तक इस क्लास को, जिसके ज़ाती माशी और निजी मफादात टकरा रहे हैं इस मुल्क के समाज के लोगों के आम मफादात से, उसे उठा के आप तारीख के कूड़ेदान में नहीं डालते, तारीख लीप नहीं लेती, इट डज नॉट गो बियॉन्ड दिस रूलिंग एलीट। तो ये गलती सड़ती लाश होती रहेगी, हम तकरीरें करते रहेंगे और बात आगे बढ़ती रहेगी। मगर मैं एक बात कर दूं, वो ये कि इससे पेसिमिस्टिक व्यू नहीं लेना चाहिए। अगर हम वहाँ गारों के ज़माने से यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ बैठ के ये सवाल उठा रहे हैं, तो इंसानियत और तारीख यहाँ रुकी नहीं रहेगी। इन लोगों को बड़ा ये गुमान है कि शायद फॉर ऑल टाइम्स टू कम ये चल सकता है, ये चलने वाला नहीं है ज़्यादा देर।